अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास का जो मकसद है, आज की जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि एज़ वी नो दैट कि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत करीब हैं और A2 का जो पेपर है वो हमारा 21 मई को है, जो कि पेपर 3 है। सो इसी हवाले से मैंने आज वीडियो सेशन रखा है कि आप लोगों को एटलीस्ट एक पेपर हम आज डिस्कस कर लें और इसी तरीके से फर्दर भी फिर हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लें उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मई जून 2024 पेपर 3-2 और डेफिनेटली इन दिस पेपर वी आर गोइंग टू कवर द होल कॉन्सेप्ट्स, लाइक हमारे जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे एंड मीनवाइल वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द सूडो कोड एज वेल, क्योंकि P3 के अंदर बच्चों को सूडो कोड में थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन कि सर उसको हम कैसे डील करें, उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसीलिए ये मैंने ईयरली सेशन रखा है और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर हम लोग जो है वो डेली एक सॉल्व कर लें। ठीक है, बाकी जितने मैक्सिमम मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा बट इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे डेफिनेटली एज यू नो दैट कि हमारे ओ लेवल्स और एएस की जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, A2 की भी लाइव स्ट्रीमिंग है इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों को वीडियो की पोस्ट के साथ आप देख लीजिएगा अपलोडेड होगी। ठीक है, सो मैं विदाउट एनी डिले स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन पेपर आ गया हमारे सामने। So in today's class, we are going to discuss about मई जून 2024, जो कि एक लेटेस्ट है और वेरिएंट हम जानते हैं कि हमारा जो वेरिएंट होता है वो 2 होता है। तो हमने आज की क्लास में यही डिस्कशन करनी है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, आप आंसर किस तरीके से करोगे, क्योंकि पेपर 4 डेफिनेटली वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन P3 में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको P3 में ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि P4 तो प्रैक्टिकल है, वो स्टूडेंट समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और P4 के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, सो मैं बस स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसको और साथ-साथ मैं सॉल्व भी करता रहूँगा और एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, ताकि आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएँ। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक है तो वो भी कवर हो जाएगा और अगर कहीं पर आपको जो है वो रिवीजन की ज़रूरत है या उसके पास्ट पेपर को समझने में मुश्किल हो रही है तो वो भी कवर होगा। सो पेपर 3 एडवांस थ्योरी एंड ईयर इज़ मई जून 2024 एंड पेपर 3-2। ओके, 1 आवर 30 मिनट्स का हमारे पास ये पेपर होता है। इसके अंदर ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो 13 से लेके 20 के दरमियान में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमसे क्या डिमांड कर रहा है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द एलोकेशन ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर द मैंटिसा एंड फॉर द एक्सपोनेंट इन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद अ फिक्स टोटल नंबर ऑफ बिट्स। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसके अंदर हमसे जो ये डिमांड कर रहे होते हैं वो थ्योरेटिकली आंसर हमें हमें लिखना होता है। तो हमसे जो बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि इफेक्ट बताइए कि नंबर ऑफ बिट्स, जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि जब भी एफपीएन नंबर की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में बेटा दो चीजें होती हैं, एक आपके पास होता है मैंटिसा, ठीक है, और एक तरफ आपके पास होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ बिट्स एलोकेट की जाती हैं इफ यू रिमेंबर कि राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट की बिट्स होती हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपके पास मैंटिसा की नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, इन्होंने जो क्वेश्चन के अंदर हमसे डिमांड की लिखने के लिए वो ये पूछा है कि अगर हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर लूँ मैंटिसा की या मैं नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर लूँ एक्सपोनेंट की, तो उससे क्या इफेक्ट जो है वो जनरेट होगा। कोई नंबर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कोई जो है वो नंबर का जो है वो वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो यही बात हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो हमारे पास जो मार्किंग पॉइंट्स हैं वो ये होंगे इसके कि नंबर ऑफ बिट्स जो आप लिखेंगे मैंटिसा के, अगर मैंटिसा के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। सो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 या हम इसे पॉइंट ए कह देते हैं कि पॉइंट नंबर ए में बेटा हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स बेटा हम क्या कर रहे हैं मैंटिसा के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं
अगर मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है, अगर हम इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ बिट्स, तो डेफिनेटली हमारे पास नंबर की जो एक्यूरेसी हो जाएगी ना वो बढ़ जाएगी। तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ द नंबर इंक्रीजेस। एक्यूरेसी ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड इंक्रीजेस। अब मसला क्या है जी, इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एज यू पीपल नो दैट कि हमारे पास जो मेंटिसा होता है, हमारे पास इस तरीके का होता है कि हम फर्स्ट पोजीशन के बाद लगा देते हैं पॉइंट, और उसके बाद जो है वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी, उतनी ज़्यादा ही जो है वो नंबर की जो आप कहेंगे कि एक्यूरेसी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं डिक्रीज करने की बात कर रहा हूँ तो वो भी हो सकता है। कोई भी इन दोनों में से आप एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दोनों वाइस वर्सा हैं कि अगर जो है वो मेंटिसा की नंबर ऑफ बिट्स को हम इंक्रीज करते हैं तो एक्यूरेसी भी अल्टीमेटली क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो उसकी एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब आप बात करोगे किसके अंदर, अब बात करोगे एक्सपोनेंट के टर्म के अंदर। एक्सपोनेंट की टर्म जब आप बढ़ाते हैं तो रेंज बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपोनेंट का काम क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ 3.05 इंटू 10 s पावर 3, या मैं लिखता हूँ 10 s पावर 9, तो इससे क्या हो रहा है, ये पावर के बढ़ने से, क्योंकि ये है ना एक्सपोनेंट्स, तो इससे क्या होगा, रेंज आपकी इंक्रीज करेगी। तो ये रेंज से आपका जो है वो कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो आपने बात करनी है वो ये करनी है कि नंबर ऑफ बिट्स, अब जो आप नंबर ऑफ बिट्स आप बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दें इन मेंटिसा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इन एक्सपोनेंट, कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम क्या करने जा रहे हैं सर, इंक्रीज करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट के अंदर। तो अल्टीमेटली जो है वो क्या फायदा होगा, इज इंक्रीज, कि हमने जी इंक्रीज कर दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स को। तो डेफिनेटली आप ये बताएंगे कि रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज रिड्यूस, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो बढ़ जाएगा, और अगर डिक्रीज कर रहा हूँ तो कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ बिट्स इन एक्सपोनेंट इज इंक्रीज, द रेंज ऑफ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इंक्रीज। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ये हमने क्लास में भी बात की है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या क्वेश्चन है। हमसे सर ये डिमांड कर रहा है कि रियल नंबर्स दिए हुए हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। 12 बिट जो है बेटा वो उन्होंने किसके लिए दिया है, मेंटिसा के लिए दिया है। और 4 बिट जो है वो किसके लिए दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए दिया हुआ है। कह रहा है टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज हो रहा है मेंटिसा और एक्सपोनेंट के लिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट में वैल्यू होती है 1 2 4, तो ये जो होगी वो अल्टीमेटली क्या होगी, -8 होगी। ये बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अल्टीमेटली -1 लगा हुआ है, और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। आपको नजर नहीं आ रहा है, बट यू पीपल शुड नो, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था क्लास में भी तो बताया था कि फर्स्ट जो लोकेशन होती है बेटा, इसको छोड़ के आपके पास जो वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट लोकेशन साइन बिट होती है, फिर उसके बाद मेंटिसा मैं बता रहा हूँ, और बाकी बिट जो है वो मेंटिसा की वैल्यूज होती है। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि एक्सपोनेंट में भी लेफ्ट साइड के ऊपर ही साइन यूज होता है। ये भी जो है वो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी बेस होगी, अगर 3 बिट का नंबर होता तो यहाँ पर -8 -4 कहलाता।
अगर जो है वो लेट्स सपोज 5 बिट्स का नंबर होता तो -32 कहलाता। तो लास्ट जो नंबर होता है, याद रखना, एक्सपोनेंट के अंदर भी नेगेटिव होता है और मेंटिसा का लेफ्ट भी नेगेटिव ही होता है। अब हमसे ये डिमांड कर रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 54.8125। अब आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में भी पढ़ाते हुए बताया था वो यही बताया था कि आपने क्या करना है सर, आपने जो लोकेशंस याद रखनी है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या बताई थी सर मैंने कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं सर, वो होती हैं जनाब, पॉइंट के बाद हमारे पास फर्स्ट टाइम पे जो वन आता है उसे हम नाम दे देते हैं सर 0.5, क्योंकि ये लोकेशन किसको रेफर कर रही है, 1/2। तो 1/2 वाली जगह पे आप क्या लिख देंगे सर, 0.5 लिख देंगे। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो पोजीशन होती है, क्योंकि 2 की पावर चल रही होती है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली 1/, क्या होगा, 4 होगा। तो 1/4 किसके बराबर होता है बेटा जी, 0.25 के बराबर होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा आपके पास 1/8 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ बेटा हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, और हमें ये बात मालूम है कि जो पॉइंट के से पहले की जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी ये वर्थ है या ये जो है वो प्लेसेस हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे पॉइंट से पहले की वैल्यू, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32। 64 की तो ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1। ये हो गया 48। 48 के बाद बेटा आ गया 4, ये हो गया आपके पास 52। फिर 2 को ऑन कर लिया, बाकी बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम जो है ना वो राइट साइड की बेटा पोजीशंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 0.5, 0.25, 0.125 एंड 0.0625। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे देख के भी नजर आ रहा है कि हमें 54 तो बना लिया। अब पॉइंट से पहले का नंबर बनाना है विच इज 8125। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हो कि राइट साइड पे 125 दिया हुआ है। 125 तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं लास्ट का। ठीक है, 25 तो आ गया। अब ये जो है ना 6 और 06 दिया हुआ है, तो यहाँ 81 में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा हमें। हम लिख देते हैं 0.0625। अब इसके साथ अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 125 अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो ये तो नंबर चेंज हो जाएगा ये वाला, ये तो बस 75 की टर्म में चला जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा हम अगर देख लें, लेट्स सपोज 0.25 देख लेते हैं, तो ये बनेगा जी 5 2, ऐसे ही हो गया, ये 1 और ये 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3 हो गया, ये हो गया 0.3125। अब इसके अंदर हम फर्दर ऐड कर लें 0.5, तो ये बन जाएगा बेटा 5 2 1 और 8, तो ये बन गया 8125। तो आपको क्या क्या ऑन करना पड़ा बेटा, 80.5 को ऑन करना पड़ा, ठीक है, और 0.25 को ऑन करना पड़ गया, ठीक है, और उसके बाद 65 को ऑन कर दिया। सही है, बाकी बिट्स हमारी क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा नंबर आ गया। अब हम इसे, ये जो नंबर हमारे पास बाइनरी के अंदर आया, ये आया फिक्स पॉइंट नंबर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पॉइंट को क्या करना है, मूव करना है। एज वी नो दैट कि हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, स्टार्ट में लेके जाएंगे। तो जब आप इसे स्टार्ट में लेकर जाओगे तो शुरू में ये 0 लगाएंगे, और उसके बाद ये हो गया 1 1, फिर 0 1 1 0, और फिर बेटा 1 1 0 और 1 आ गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग नंबर जो है वो एज इट इज रह गए। अब मुझे ये बताएं कितने डिजिट पॉइंट मूव किया है, क्योंकि डेफिनेटली वी नो दैट कि जितने पॉइंट जो है वो मूव करेगा और जितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा उतनी ही जो है वो एक्सपोनेंट की वैल्यू हम बना लेंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 6। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अब हमें इसकी फर्दर ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर क्या बन जाएगी बेटा जी, 6 बन जाएगी। तो 2 की पावर जो 6 होती है वो बराबर किसके हो जाएगी सर, 1 2 4 8
4 को ऑन कर लिया, 2 को ऑन कर लिया, बाकी बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी एक्सपोनेंट की बन गई, और ये जो है बेटा हमारे पास क्या बन गया, मैंटिसा बन गया। सो लेट मी राइट हियर, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, आप पॉइंट नहीं भी लगाएं मसला नहीं है, वो ऑलरेडी चीज़ें क्लियर हैं उसमें। फिर आप लिखें 0 1 1 0 डबल 1 0 1, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा 0 लग जाएगा राइट साइड के ऊपर। एक्सपोनेंट ऑलरेडी जो है वो 4 बिट का है, तो कोई मसले की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है बेटा जी। सो दैट्स हाउ इट इज, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अब बात को आगे लेके चलते हैं। अब बेटा हमसे ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का कह रहा है, आउटलाइन व्हाई प्रोटोकॉल्स आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के दरमियान में अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है, तो कम्युनिकेशन जो है वो प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरत है। तो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, जब हम पढ़ते हैं ना कंप्यूटर के अंदर चेकसम वगैरह जो पढ़ते हैं, तो पैरिटी चेक का कॉन्सेप्ट नहीं हमने पढ़ा, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि जी इवन पैरिटी होगा या ऑड पैरिटी होगा, ये डिसाइड होता है। तो इसमें प्रोटोकॉल के थ्रू ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, ताकि जो डिवाइस है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे। तो यहाँ पर आप जो बात करोगे वो यही करोगे कि जो प्रोटोकॉल होता है वो इसीलिए होता है ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए। डिवाइस जिस फॉर्मेट में डाटा भेज रही है, सेंडर जिस फॉर्मेट में डाटा भेज रहा है, रिसीवर उसी के अकॉर्डिंग उसको रिसीव करे। ऐसा ना हो कि वो कोई और स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूल्स जो है वो हमने क्या करने होते हैं, डाटा ट्रांसफर में कर, इसका हमने ख्याल रखना होता है। तो एक पॉइंट तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, it sets, yeah, it provides a standard set of rules, यानी जो पर्पस है वो यही है ना इसका। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है, दैट इनेबल्स सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफर। ठीक है, एक पॉइंट आप इसमें जो है वो ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा आप ये करते हैं, कम्युनिकेशन जो करती है वो क्योंकि डिवाइसेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर रही होती है, तो हमें जो होता है उन्हें क्या करना होता है, उन्हें जो है वो एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करना होता है, ताकि दोनों डिवाइसेस जो डाटा को अंडरस्टैंड करें वो एक जो है वो एक ही रूल के थ्रू करें, एक ही स्टैंडर्ड की फॉर्म में करें, ठीक है। वो ऊपर वाले पॉइंट को ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि फर्दर हम यहाँ पे डिटेल उसकी दे रहे हैं, ठीक है। या इसको और मज़ीद आपने एनहांस करना है तो आप ये लिख सकते हैं, टू मेक कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। भाई लेट्स सपोज मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन है, आपके पास जो है वो एप्पल फ़ोन है, तो अब डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का भी डिफरेंस है, डिवाइस का भी डिफरेंस है, हार्डवेयर भी अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है। तो अब डाटा तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा इस तरह से, मैं किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू भेज रहा हूँ, आपका कोई और प्रोटोकॉल चल रहा है। तो इसीलिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि वो दोनों डिवाइसेस में सेम रखना है हमने, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं, इसके अंदर पॉइंट दे सकते हैं कि इट मेक्स कम्युनिकेशन independent of सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर भी डिफरेंट होगा बेटा, और सॉफ्टवेयर भी, सॉरी, हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा। तो होने की वजह से हम ये करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, स्टेट द नेम्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, डिफरेंट प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द ईमेल बिटवीन द कंप्यूटर। बेटा एज वी नो दैट एसएमटीपी यूज होता है सेंड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सेंडिंग मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डाटा को सेंड करने के लिए बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एसएम, मैंने उल्टा लिख दिया, एसएमटीपी यूज करते हैं, सेंडिंग मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और रिसीविंग के लिए बेटा आईमैप भी होता है, और पॉप 3 भी हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब
जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एज वी नो दैट कि बेटा दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। या तो हमारे पास होती है क्लाइंट सर्वर मॉडल, या बेटा हमारे पास होता है पेयर टू पेयर मॉडल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में बेटा जो क्लाइंट होता है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, सर्वर की जो क्लाइंट की अथॉरिटी कम होती है, सर्वर की अथॉरिटी ज़्यादा होती है। सही है, यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि हमने कंट्रोल की हुई होती हैं चीज़ें। जबकि अगर हम बात करें पेयर टू पेयर नेटवर्क की, तो ये वन टू वन कम्युनिकेशन, या आप कह लीजिए कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें कोई भी अथॉरिटी नहीं हो रही होती। यहाँ पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड, सब रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो चाहे डाटा एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे पेयर टू पेयर को यूज़ करते हैं। और बिट टॉरेंट के अंदर हम लोग इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल का मसला ये है कि बहुत सारे सर्वर क्लाइंट कम हो, ज़्यादा होते हैं, सर्वर कम होते हैं। तो बहुत सारी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ जाएगी सर्वर के ऊपर, सर्वर को क्या कर देगी, डाउन कर देगी। सो वी डू नॉट वांट। तो इसीलिए बेटा हमने क्या किया है कि हमने जो है वो बिट टॉरेंट के अंदर यही कॉन्सेप्ट लगाया है कि जब एक कंप्यूटर है, लेट्स सपोज कंप्यूटर ए, फर्दर कंप्यूटर हमारे पास है, कंप्यूटर बी है हमारे पास, कंप्यूटर सी है, कंप्यूटर डी है। ठीक है, फर्दर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हमने बना लिए, ई बना लिया, एफ बना लिया। अब ए ने बी को डाटा भेजा, ए ने सी को ई को डाटा भेज दिया, या एफ को डाटा भेज दिया। फर्दर सी को डाटा चाहिए तो हो सकता है ये डिवाइस यहाँ भेज दे इसको। ठीक है, ये इसको डाटा भेज दे, इसी तरह ये इसको डाटा भेज दे। तो रादर देन के सर्वर पे डिपेंडेंट हो, वो एक दूसरे के साथ ही डाटा शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके पास जो डाटा होता है वो आगे फर्दर उसको ट्रांसफर कर देता है। तो अब आप ये क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना है ये फ्रेज कि बिट टॉरेंट बिल्कुल ऐसे ही करता है। क्या करता है सर बिट टॉरेंट? बिट टॉरेंट जो है वो अलाउ करता है फाइल शेयरिंग को। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर यही लिख सकते हैं, बिट टॉरेंट allows the sharing of files between multiple computers, क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हु आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सही है जनाब, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप इसका यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटा इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है बिट टॉरेंट की, जब हम बात कर रहे हैं तो मल्टीपल फाइल यूज़र जो है वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सर्वर है और उसके ऊपर ही जो है वो लोड हमने जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, ज़्यादा लोड कर दिया। ठीक है, तो सेंट्रल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि नो सेंट्रल डिवाइस इज़ यूज्ड। ठीक है, ऑल द यूजर्स आर ऑफ इक्वल स्टेटस, तमाम यूजर के इक्वल स्टेटस होते हैं, या दे आर ऑल ऑन सेम स्टेटस, ये भी आप बात कर सकते हो। तो बिट टॉरेंट के अंदर जो है वो कोई भी नो सेंट्रल डिवाइस इज यूज्ड, कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं यूज की जाती। ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट बेटा इस पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यूज़र जो है वो आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। तो ये अलाउ करता है कि हम अपने डाटा को आपस में शेयर कर लें। तो इट अलाउज, और इसमें फ़ायदा भी ये होता है कि मल्टीपल यूज़र शेयर कर सकते हैं। एक सर्वर के पास अथॉरिटी नहीं है कि एक नहीं शेयर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना बच्चों को जो P3 में मसला होता है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और वो बात सही भी है अपनी जगह पर। मैं इसमें आप लोगों के साथ ही हूँ कि यार सर पॉइंट्स क्या लिखे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना मैं ये कहता हूँ कि पास पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करें, तो आपको आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा ठीक है आंसर को किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। टेक्निकली तो एक लाइन में आंसर हो जाता, ठीक हो जाती बात, लेकिन थोड़ा सा अपने चीज़ों को डिटेल करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो इट अलाउज मोर यूजर्स टू शेयर फाइल्स
विथ ईच अदर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए सर, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म नॉन कंपोजिट डाटा टाइप एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द नॉन कंपोजिट डाटा टाइप। अच्छा देखो बेटा, समझ लो डाटा टाइप यूजर डिफाइंड जो डाटा टाइप्स होती है जिसे हम कहते हैं यूडीटी। ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉम्पोजिट और एक होती है नॉन कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में बेटा जी ये होता है कि वो डाटा टाइप जो कि बेस्ड करती हैं किसी दूसरी डाटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन दी अदर डाटा टाइप, दोज आर कॉल्ड कंपोजिट डाटा टाइप। ठीक है, इसीलिए नाम आपको समझ आ रहा है, कंपोज्ड हुई हुई है ये किसी और डाटा टाइप से। बट इफ यू टॉक अबाउट दी नॉन कंपोजिट डाटा टाइप, सो नॉन कंपोजिट डाटा टाइप्स आर दोज विच आर नॉट बेस्ड ऑन दी अदर डाटा टाइप। ये यूजर कब बनाता है, जब यूजर को कोई अपना ही कोई अलग से कोई ऐसा काम करना हो जो कि उस इसका एक आप समझ लें कि कोई स्पेशल टास्क है। ठीक है, तो उसके लिए वो कोई ड्राइव्ड या बिल्ट इन जो है वो डाटा टाइप को यूज नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो अपनी मर्जी से, यानी प्रोग्रामर जो है वो खुद से एक डाटा टाइप डिफाइन करता है। उसको बेटा जी हम यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं नॉन कंपोजिट डाटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करने को कहा है, तो आप बताएंगे कि अ डाटा टाइप विच इज नॉट डिफाइंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ अदर डाटा टाइप, जो किसी और डाटा टाइप के रेफरेंस से नहीं बनी हुई होती, उसे कहते हैं। तो इसमें एक तो नीचे एग्जांपल के मार्क्स हो गए, बाकी टू जो है ना वो आपने पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर। अ डाटा टाइप that is defined without referencing another data type। ठीक है, ये इसकी जो है वो क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। और आप साथ साथ ये बताएंगे कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सही है जी, इसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं जी, यूडीटी कह देते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आ सकती है बेटा, इसके अंदर जो है वो इनोमिनेटर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंटर डाटा टाइप आ जाती है, तो आप इनोमिनेटेड डाटा टाइप लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, इनोमिनेटेड डाटा टाइप। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। अब कह रहे हैं राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द सेट डाटा टाइप इवन नंबर्स टू होल्ड दिस सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 12। अब यहाँ पर जो हमसे बात की जा रही है सर, वो ये की जा रही है कि हमें एक सूडो कोड लिखना है, सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है जो क्या करेगा बेटा, डिक्लेयर करेगा सेट डाटा टाइप। अच्छा, डाटा टाइप का नाम इन्होंने क्या किया यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सही है, इवन नंबर्स जो है ये डाटा टाइप का नाम है। सही है, हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो रेंज डिफाइन करनी है। ये हमारे पास रेंज जो है ना, बल्कि उन्होंने बता दिया है कि जो है वो आप सेट डाटा टाइप बनाएं जो कि सेट होगा किसका, इवन नंबर का। तो पहले तो आप उसको दो लाइनों में डिक्लेयर होती है, जब भी याद रखें किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे सेट डाटा टाइप की, तो कीप इन माइंड कि आप सबसे पहले तो टाइप करके टाइप, और ये नंबर्स हैं तो आप यहाँ लिख दें नंबर्स। और उसके बाद आप ये लिख देंगे कि आप क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर यहाँ अल्फाबेट्स होते तो आप अल्फाबेट्स लिख देते यहाँ पे, करेक्टर्स लिख देते फिर आप यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बता दिया कि जी हम सेट बनाने जा रहे हैं इंटीजर्स का। अब आप क्या करेंगे, जाएंगे डिफाइन करेंगे, डिफाइन इवन नंबर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था बेटा हमें। और इसके अंदर आप जो रेंज देंगे वो ये दे देंगे यहाँ पर, तो 2 4
6, 8, 10 और 12। सही है बेटा। और उसके बाद आप यहाँ पर उसको रेफर कर देंगे कि ये सेट जो है वो है किसका, नंबर्स का है। सही है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये किस तरीके से डिफाइन करना होता है। तो टाइप करके आप पहले उसका जो है वो आप समझ लें कि डाटा टाइप सेट करते हैं, और फिर उस डाटा टाइप में किस टाइप का डाटा होगा वो सेट करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे लिख रहे हो, टाइप करके नंबर्स लिख दिया और आपने यहाँ लिख दिया सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो चीज बेटा आपने लिखी है ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गई है, ये आपने डाटा टाइप सेट कर दी है। तो ये मैं कब करूंगा, ये हमेशा जब मैं बना रहा हूँगा सेट डाटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो भी डाटा टाइप का नाम होगा, दिस इज द नेम ऑफ डाटा टाइप, और यहाँ पर आप उसे कनेक्शन बताएंगे कि जी ये इंटीजर का कलेक्शन है तो ये इंटीजर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेट करना चाह रहा हूँ कि यार मैं आपसे कहता हूँ कि अभी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, मैं कहता हूँ यार मुझे जो एक डाटा टाइप सेट करके दो जिसके अंदर जो है ना वो जिसका नाम हो वॉवेल या माय वॉवेल जो है वो उसका नाम हो, ठीक है। और उस माय वॉवेल के अंदर जो डाटा हमने सेट करना है वो हमने करना है ए, ई, आई, ओ और यू। अब इस डाटा टाइप को हम कैसे लिखेंगे जी, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ना। इस डाटा टाइप को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा जी, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप लिखोगे यहाँ पे टाइप, फिर उसके बाद यहाँ पर आप नंबर्स हैं, जैसे यहाँ हमने नंबर्स लिखा था तो लिख देते हैं यहाँ पर माय 4, ठीक है। और उसके अंदर आप बता देंगे सेट ऑफ CHR, डिफाइन, और नाम हमने क्या रखना है सर, माय वॉवेल। और यहाँ पर आ जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप क्या दे देंगे जी, माय 4 लिख देंगे, ठीक है जी। और यहाँ करेक्टर है तो ये इसको आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। ये एक सिंपल सी जो है ना वो स्ट्रेटेजी है कि अगर आपको करेक्टर डाटा टाइप डिफाइन करनी है तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। करेक्टर का अगर सेट आपने बनाना है तो अब बात को आगे लेके चलते हैं। ये आ गया सिक्योरिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड। कह रहा है कि शैला हैज अ कस्टमर कॉल्ड फ्रीड, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है जी, फ्रीड है। फ्रीड वांट्स टू सेंड शैला कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी वो एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, मोबाइल से मोबाइल, फोन से मोबाइल, लैपटॉप से मोबाइल या लैपटॉप से लैपटॉप, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। कैन आई एक्सप्लेन हाउ फ्रीड यूजेस एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन टू सेंड हिज डॉक्यूमेंट सिक्योरली। तो एक चीज याद रखें, एसिमेट्रिक को रिकॉल करें जल्दी से। एसिमेट्रिक बेटा हमारे पास एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है कि जिसके अंदर हम लोग टू कीज यूज करते हैं, वन इज प्राइवेट एंड वन इज पब्लिक। पब्लिक की इज यूज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर एंड द प्राइवेट की इज यूज्ड ओनली टू डिक्रिप्ट द डाटा एंड इट इज यूज्ड बाय द रिसीवर एज वेल, ठीक है। सिर्फ जो है वो क्या कर रहा होता है, रिसीवर इसको यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट की को यूज करके अब डेफिनेटली डाटा जो है वो कौन सेंड कर रहा है, ये पॉइंट जरूरी है समझना कि जो डाटा आप भेज रहे हो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट किसको भेजा जा रहा है, शैला को भेजा जा रहा है, और कौन भेज रहा है, फ्रीड। एक तरफ ये डिवाइस आ गई, एक तरफ ये डिवाइस आ गई। अब हमारे पास बेटा ये होगा कि जो डाटा भेज रहा है वो फ्रीड है, और जिसको डाटा भेजा जा रहा है बेटा वो क्या है, वो कौन है जी, वो शैला है। इसके साथ आप लिख दें कि जी ये जो है वो हमारे पास कौन है, सेंडर है,
और ये जो है बेटा वो हमारे पास कौन है जी, रिसीवर है। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक एल्गोरिथम यूज करेगा कौन। अब जो बच्चे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज में उससे पढ़ा, दे नो कि मैंने पूरी डिटेल में समझाया था कि ये रिसीवर है। तो रिसीवर जो है वो दो कीज जनरेट करेगा एल्गोरिथम को यूज करके। उसके पास पब्लिक की भी होगी और उसके पास जो है वो प्राइवेट की भी होगी। तो पब्लिक और प्राइवेट के कॉम्बिनेशन से वो दो कीज जनरेट होंगी। पब्लिक की जो है वो कौन भेजेगा, ये भेजेगा इसको सेंडर को भेजेगा। सेंडर के बाद जब पब्लिक की आ जाएगी तो उस पब्लिक की को यूज करके डाटा को क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। और फिर डाटा जब यहाँ आएगा तो इसके पास, क्योंकि ये प्राइवेट की है जो कि इस पब्लिक की से जनरेट हुई है, तो फिर ये पब्लिक की प्राइवेट की जो है डाटा को क्या करेगी, डिक्रिप्ट करेगी। सही है। तो ये 4 मार्क्स के लिए जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपने लिखना है। ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख देंगे कि जो रिसीवर है, रिसीवर ने क्या करना है जी, एल्गोरिथम यूज करना है ताकि वो क्या कर ले जी, मैचिंग पेयर जो है वो जनरेट कर दे प्राइवेट और पब्लिक की का। रिसीवर जो होता है ये दोनों चीजें जनरेट करता है। तो फर्स्ट तो आप ये लिख देंगे कि ये जो है वो जनरेट कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की, टू जनरेट अ मैचिंग पेयर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है। तो टास्क नंबर 1 तो बेटा ये हो गया है। अच्छा, सेकंड अगर बात करें तो डेफिनेटली कंप्यूटर जो है वो जो फ्री होगा वो क्या करेगा जी, उसको जनाब पब्लिक की मिल जाएगी। ठीक है। एक्वायर्स शीलास पब्लिक की। ठीक है सर। अब इस पब्लिक की को यूज करते हुए बेटा डाटा को क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। अब जो फ्रीड होगा यानी कि जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, फ्रीड कंप्यूटर्स, फ्रीड्स कंप्यूटर encrypts the document by using the Sheila's public key। तो जी शैला जो है वो, शैला कहेंगे या शीला कहेंगे, वट एवर इट इज। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो उसकी की को यूज करके फ्रीड जो है वो क्या कर रहा है, वो डाटा को इनक्रिप्ट कर रहा है। ठीक है। और फिर वो जो पब डाटा होगा बेटा वो क्या किया जाएगा, वो सेंड करेगा साइफर टेक्स्ट किसको, शीला के कंप्यूटर को। और फिर शीला का कंप्यूटर जो है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास है। ठीक है। तो आप यहाँ पर जो बात लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि फ्रीड्स कंप्यूटर sends the cipher text to Sheila's computers। सही है बेटा जी। अच्छा, ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। आप इसी डॉक्यूमेंट को स्टडी कर लीजिएगा, इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा। या फिर आप नया भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं दोनों के लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आपको जो अगर सॉल्व देखना है तो ये देख लीजिएगा, और अगर आपको खुद से फिल करना है, मैं रिकमेंड करूंगा खुद से फिल करें तो अच्छी बात, क्योंकि ये लिख लिख के हमें भी ऐसे याद हुआ है, आपको भी बेटा इसी तरीके से याद हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज याद रखें बेटा, क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को मसला होता है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जब कभी भी हमारे पास बात की जा रही होती है रिवर्स पॉलिश नोटेशन की, तो उससे मैंने एक चीज पढ़ाई है कि जी तीन तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनफिक्स्ड होता है, पोस्ट फिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। आप ऑपरेटर को देखोगे, अगर ऑपरेटर पहले आ जाएगा ये प्रीफिक्स हो गया, ऑपरेटर बीच में आ गया इनफिक्स हो गया, ऑपरेटर बाद में आ गया तो ये पोस्ट फिक्स हो गया। रिवर्स पॉलिश नोटेशन जो है ये बेसिकली किसको रेफर कर रहा होता है, पोस्ट फिक्स को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने यही काम करना है कि आपने जब क्वेश्चन को रीड करना है तो लेफ्ट साइड से रीड करना है। ठीक है, सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। वो डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो वो आपके लिए पहले से ही जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ सेट हो जाएंगी। तो आपने स्टडी जो करना है उसको रीड करना है लेफ्ट साइड के साथ। और एक चीज़ याद रख लें कि यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं सर, पोस्ट फिक्स करने जा रहे हैं। अब पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि आपको पहले ऑपरेटर मिला 7, फिर मिला 2, और बीच में क्या है आपके पास ऑपरेटर है, तो वो क्या चला जाएगा, 2 और 7 के बाद चला जाएगा। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या करना है, इन्होंने जो है वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है ना, इनफिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 2 और माइनस। ठीक है, अब मैं आपको ये बहुत डिटेल समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है ना वो क्लास में तो ऐसे होते हैं कि वो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं तो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पहले हौसले से सुन लो, ये वाला काम हो गया। अब क्या बचा, ये बचा ना, ये लिख लो चाहो तो, अगर आसान करना है काम ये कर लो। 7.2, 7 - 2 सॉरी, डिवाइड 9 - 5। आपने यहां से रीड किया भाई, यहां तक पहुंच गए। अब ये हो गया 72 माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपने इस पूरे को एज एन ऑपरेंड कंसीडर करना है। बीच में ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब ये एक ऑपरेंड हो गया, 72 माइनस ये एक ऑपरेंड हो गया, और 8 एक ऑपरेंड हो गया। बीच में क्या आ गया, प्लस, तो ये प्लस उसके कहाँ चला गया, आगे चला गया। सो जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, 72 माइनस 8 प्लस। सही है, ये चीज बड़ी जरूरी है, ये बच्चों को नहीं समझ आ रही होती। और फिर ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये ऑपरेंड कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, मीन वाइल आप क्या कर लो, 9 - 7 है, ठीक है, और बीच में डिवाइड भी है तो डिवाइड ऐसे ही लिख लो, और 9 - 7, 9 - 5। अब 9 - 5 को पहले सॉल्व करो, डिवाइड ऐसे ही चलता रहेगा। 9 - 5 को सॉल्व किया तो ये बना सर 9, 5 और माइनस। अब एक ऑपरेंड बेटा जी ये हो गया, और एक ऑपरेंड ये हो गया, इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, एंड बना हुआ है। ये कहाँ चला गया, इसके सॉरी ये डिवाइड का साइन बना हुआ है, तो ये कहाँ चला गया, ये एंड में चला गया। तो दो फाइनल जो बनेगा वो ये बनेगा 72 माइनस 8 प्लस 95 माइनस और डिवाइड। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप पोस्ट फिक्स में जाओगे लेफ्ट साइड से रीड करोगे, आप देखोगे कि पहला ऑप कोड आ गया, या चलो पहले आप कह लो कि जो है ना वो ऑपरेटर आ गया। फिर जैसे ही आपके पास जो है वो साइन आएगा, पहले ऑप कोड आया, सही है, ऑपरेंड आया, सॉरी मैं बार बार ये गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले हमारे पास क्या आएगा सर, ऑपरेंड आएगा। ऑपरेंड मतलब ये होता है कि कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और फिर उसके बाद बीच में आपको क्या मिल रहा होगा, आपको मिल रहा होगा ऑपरेटर। और फिर उसके बाद आपको क्या मिल रहा होगा, ऑपरेंड मिल रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो चीज मौजूद है उसको उठा के आप कहाँ ले जाओगे, एंड में ले जाओगे। ये है सिंपल लॉजिक, इस चीज को समझना था। जैसे 9 - 5 है, तो 9 भी क्या हो गया आपके पास, 9 भी आपके पास जो है वो ऑपरेंड हो गया, 5 भी ऑपरेंड हो गया, बीच में ऑप कोड आ गया, तो ऑप कोड को उठा के साइड बाद में ले जाओ। ये सिंबल कहलाता है जिसे हम नाम दे देते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है, और इसको दूसरी वर्डिंग के अंदर आप कह सकते हैं कि दिस इज दी रिवर्स पॉलिश नोटेशंस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना वो आपको सर क्लियर करने की जरूरत है। अब आगे चलें सर, ये भी बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने हमें करके दिया हुआ है। इसमें यार इस चीज़ का ख्याल रखना कि सारे के सारे स्टैक जो है वो प्रॉपर फिल हो जाएं, और उसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो आपकी ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ होता है। अब देखो, अगर आप लेफ्ट साइड से रीड करो तो पहले ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू क्या है, 6, 6 चला गया। फिर उसके बाद बेटा क्या आ रहा है, डी,
डी बराबर किसके है 9 के। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर 6 के ऊपर क्या आ गया 9 आ गया। सही है। ऑपरेटर को लिखते नहीं है, बस ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब क्या आ गया बेटा जी, अब आ गया प्लस, यानी ए प्लस डी। तो ए 6 है और 9 दोनों को प्लस करो, क्या बना 15। फिर आगे चलो बेटा, ए आया और फिर बी आया। तो यहां पर हम 15 के ऊपर क्या लिखेंगे सर, ए, तो ए 6 होता है और फिर बी 3 है। 15 6 और क्या आ गया बेटा जी 3 आ गया। अब इस 3 के बाद प्लस आ गया तो ए प्लस बी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी 9 हो जाएगा। सही है सर। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट प्लस के बाद क्या आया सी। तो यहाँ पर आप लिखें 15 और सी की वैल्यू क्या है 7। 15 9 और 7। अब 7 के बाद बेटा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस। तो सी के साथ माइनस आपने कंसीडर करना है। तो 9 माइनस 7, ये भी बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, सर 7 माइनस 9 करें या 9 माइनस 7 करें। भाई देखो, ये माइनस का साइन है ना, ये सी के बाद आया तो इसका मतलब ये सी से पहले होगा। ठीक है, बस ये याद कर लो। तो आपके पास 9 माइनस 7 करा आपने, तो यहाँ से 2 बचा और ये हो गया आपका 15। और लास्ट बेटा जी क्या आ गया मल्टीप्लाई। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं दो, लास्ट वाले दो ऑपरेंड को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया जी 30 हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक हो गई बात। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। अब बेटा ये इन्होंने क्वेश्चन दिया, इसमें इन्होंने कहा है कि राइट दिस आरपीएन एक्सप्रेशन इन इन फिक्स फॉर्म। यानी जो आपको इनफिक्स जो है वो वैल्यू दी हुई है, उसको आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर सर, कन्वर्ट कर, आरपीएन दी हुई है इनफिक्स में कन्वर्ट कर दो। बेटा याद रखो, लेफ्ट साइड से रीड करोगे। अब इसमें भी बच्चों को मसले होते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड से रीड करो, ए आया बी और सी, फिर क्या आ गया माइनस। तो ये माइनस जो है ना लास्ट वाले दो ऑपरेंड के दरमियान में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास लिखा हुआ है, चलें रफ में लिख लेते हैं, बी ए सी माइनस प्लस डी बी प्लस मल्टीप्लाई सी और स्लैश। ठीक है। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि बी ऐसे ही लिखा हुआ है, ए और सी के साथ क्या आ गया माइनस, तो ये क्या हो गया ए माइनस सी हो गया। ठीक है। फिर आपके पास प्लस डी और बी प्लस मल्टीप्लाई सी और डिवाइड। अब बेटा इसको एक ऑपरेंड कंसीडर कर लो। ठीक है, एक ऑपरेंड हमारे पास ये हो गया। अब यह क्या आ गया ऑपरेटर आ गया। तो इसका मतलब लास्ट वाले जो दो हैं विच इज बी और ए माइनस सी, ये पूरा ए क्या हो गया ऑपरेंड हो गया, ऑपरेंड हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, मैं ऑपकोड ऑपरेंड में जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने में गलती कर रहा हूँ, तो उसका ख्याल रखिएगा। ये जो प्लस होता है ये ऑपरेटर होता है ना, तो ये ऑप कोड कहलाता है। ऑप कोड जो है वो अप्लाई हो जाएगा कहाँ पर, लास्ट वाले दो ऑपरेंड के ऊपर। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी बी प्लस ए माइनस सी। ठीक है, बी प्लस ए माइनस सी, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, डी बी प्लस मल्टीप्लाई सी और स्लैश। अब बेटा देखो ये टेक्निक है, ये पूरा ऑपरेंड है, सही है जी, ये पूरा ऑपरेंड है, ये पूरा ऑपरेंड है, और ऑपरेटर जो है वो क्या आ गया, ये प्लस आ गया। अब ये प्लस इन दोनों के बीच में जाएगा, इसके साथ अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये लिख देंगे आप ए प्लस बी प्लस ए माइनस सी, ये तो ब्रैकेट में आ गया, और ये हो गया सर डी प्लस बी। सही है जी, ये क्या हो गया डी प्लस बी। अब मल्टीप्लाई सी और डिवाइड। अब बेटा दोबारा से रीड करो, लेफ्ट साइड से एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, इसके साथ क्या आ गया मल्टीप्लाई। तो ये कहाँ अप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के बीच में अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा जी आपका ए बी। मैं अब इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो क्लैरिटी आ जाए। इक्वेशन अब कंप्लीट होने वाली है ना, बल्कि इसको पहले यहीं लिख लेते हैं। अच्छा उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ए माइनस सी प्लस बी लिख लेते हैं। लेकिन अगेन वो मसला नहीं है, सिर्फ मैं उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, थोड़ा सा सही लिखने के लिए कि दिखने में अच्छा हो, पहले ए फिर बी फिर सी, इसलिए। अदरवाइज इट्स ओके, कोई इशू नहीं है।
फिर आ जाए सर, क्या आ गया मल्टीप्लाई, और फिर क्या आ गया डी प्लस बी आ गया, ठीक है। और फिर सी के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब आप देखोगे कि ये पूरा सॉल्व हो चुका है, ये आपके पास एक ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, और साथ साथ में ये क्या आ गया, ऑपरेटर। अब ये कहाँ आ गया, ये इसके बीच में चला गया। तो फाइनल जो जनाब आपका बनेगा वो ये बनेगा, ए माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लाई डी प्लस बी स्लैश सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ये मैंने इसीलिए डिटेल में बता दिया ताकि अगर किसी बच्चे को कोई मसले मसाइल हो तो वो क्लियर हो जाए। कॉलेज में नहीं समझ आया, कॉलेज में मसले मसाइल चल रहे थे, 10 बातें हो रही होती हैं ड्यूरिंग लेक्चर, आई नो दैट। तो मसले मसाइल हो रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए। सही है, मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है सॉल्व करने की, ठीक है। और मैंने देखा है कि इसमें गलती नहीं होती है। आप यही स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो कर लें, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मैं ये देख लूँ, 6 7 8 और 9 और 10 11, ठीक है जी। कोशिश करते हैं कि ये पूरा इसी में ही हो जाए तो अच्छा है। अच्छा यहाँ पर देखें जनाब, थोड़ा सा इसको देख के करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो इन्होंने अलग अलग गेट्स को लेबल कर दिया है। तो पी क्यू और आर, पी ए का इन्वर्ट हो रहा है बेटा, क्यू जो है वो बी का इन्वर्ट है, और आर जो है वो सी का इन्वर्ट है। पी क्यू आर, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये ए का इन्वर्जन है, इन्वर्टर है, ये बी का इन्वर्टर है, और ये सी का इन्वर्टर है, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से इसे इन्वर्ट कर लो। ये जो है वो इसको अपोजिट करो, क्या बनेगा भाई, ठीक है जी। और इसमें इसको आप अपोजिट कर दें, और सी में इसको अपोजिट कर दें। ओके, तो ये काम तो हो गया। अब एस क्या है भाई, एस जो है वो गेट आपका और है, और कहाँ से आ रहा है, पी, और पी से आ रहा है, बी से आ रहा है, और सी से आ रहा है। अच्छा, पी बी और सी, इसका तरीका ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक भी वन हो गया तो वन हो जाएगा, सिंपल। और गेट है ना, आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपको मसले मसाइल नहीं हो। एस आपको निकालना है तो इनको प्लस कर लें जी, वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बल्कि ये भी वन हो रहा है, सारे वन है, सिर्फ एक जीरो है, ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा टी पर, टी में क्या हो रहा है, टी में जो है वो आपके पास जो वैल्यू जा रही है वो यहाँ पर जा रही है क्यू और पी और आर। अच्छा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखिए हम भी इंसान हैं, बेहतर यही है कि आप इसे लेबल कर लें, पेंसिल स्केल होना चाहिए, आप वहाँ लेबल कर दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बार बार तो आपने पेपर देना नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप एक ही दफ़ा दें और अच्छा पेपर दें। अब यहाँ पर कोई एक भी जीरो आ जाएगा तो जीरो आएगा, आप ये देख लेना। यहाँ पर क्या आ रहा है सर, यहाँ पर भी हमारे पास टी की वैल्यू है ना, ये वन हो गया, जीरो 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 जीरो, सब में ही जीरो आ रहा है, ठीक है। अब आ जाए सर जेड की तरफ, जॉर है ये, जॉर क्या करता है बेटा, सेम इनपुट के ऊपर जीरो आंसर करता है। तो अगर हमारे पास दो जीरो हो गए या दो वन हो गए तो जीरो आ जाएगा, अदरवाइज वन आएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो वन पे भी वन होता है और वन जीरो पे भी वन ही होता है। हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो एस और टी की आ रही है, तो एस और टी को आपने क्या करना है सर जी, जॉर करना है। सो लेट्स मार्क जीरो, फिर वन 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 जीरो, ठीक हो गई बात।
सो दैट्स हाउ इट इज। ये आपके पास जो है वो इसका फाइनल आंसर है। आगे इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम जाया नहीं कर रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, इसमें ज्यादातर बच्चों के मसले मसाइल हो जाते हैं। बेटा देखो, इन्होंने हमसे कहा है कि ट्रुथ टेबल को देख के आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल को देख के आपने फाइनलाइज करना है बूलियन एक्सप्रेशन को। अब देखो बूलियन एक्सप्रेशन आप कैसे फाइनलाइज करोगे। बूलियन एक्सप्रेशन को फाइनलाइज करने का तरीका ये है कि आप एक्स की वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पर 1 आ रही है। ठीक है, जहां जहां पर एक्स की वैल्यू 1 आ रही है वहां पर आप ए, बी और सी की वैल्यू को मार्क कर लो। जहां पर जीरो होगा वो बार के साथ है, जो विदाउट जीरो है वो 1 है। सिंपल लॉजिक। अब देख लें जिन बच्चों को नहीं पता कि सबसे पहले हमने इसको मार्क कर दिया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको आप देखें तो यहाँ पर ए जीरो है ना, तो इसका मतलब ए बार, बी जीरो है इसका मतलब बी बार, सी 1 है तो डायरेक्ट सी। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे वो किस तरीके से लिखोगे, वो आप इसी तरीके से लिखोगे। ए बार बी और सी प्लस, ठीक है जी, और थर्ड पे क्या आ जाएगा जी, ए बार बी और सी। फिर उसके बाद बेटा फोर्थ पे क्या आ रहा है, ए बी बार सी। फिर आ रहा है ए बी और सी बार, ए बी और सी। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, अब आ जाए सर, के मैप की बात कर रहे हैं, कह रहा है कंप्लीट द के मैप फॉर दिस बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, अब बेटा इसका जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि ये हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास ये के मैप दिया हुआ है। अब इस के मैप की वैल्यू को आप पहले आइडेंटिफाई कर लो। जैसे कि आपको कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ लिख लो ए बार और यहाँ ए लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो बी बार और सी बार। इसका ख्याल रखना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये। ठीक है, फिर आ जाइए फर्दर, तो ये हो गया सर बी बार और सी, बी और सी और बी सी बार। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो तीनों पे बार है, कौन सा है भाई ये, तीनों पे बार है तो ये रहा। ठीक है, फिर आ जाओ, ये हो चुका सेकंड पर, ए बार देखो, ए बार बी और सी बार, ये हो गया। फिर आ जाए ए बार बी और सी, ए बार ही की लाइन है, बी और सी चल रहा है, ये रहा। फिर आ जाए ए बी बार सी बार, ये हो गया। फिर आ जाए बेटा ये ए बी सी बार, ये हो गया। ठीक है, और लास्ट है ए बी सी, तो ये हो गया। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, उनको रूल्स नहीं पता होते हैं। मैंने अपने बच्चों को बहुत डिटेल में बताया है, फिर भी मैं दोबारा से भी बताऊंगा। यहाँ पर तो आप क्या लगा लोगे, जीरो लगा लोगे। अच्छा, मैंने ये लॉजिक बताई थी कि मैक्सिमम का ग्रुप होता है, अगर 4 का बन रहा है तो 2 का नहीं बनाना आप, फिर गलत हो गया। क्योंकि एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं होगी ना, जितना ज्यादा कॉमन होगा उतनी छोटी इक्वेशन होती है असल में। थोड़ा सा टेक्निक को समझो। ठीक है, तो अब अगर बच्चे ये करेंगे कि इनको बना लिया और इनको बना लिया, गलत। अगर कोई बच्चा ये करेगा कि भाई मैं इसको अलग कर लूं, इसको अलग कर लूं, उसको अलग कर लूं, गलत। अगर किसी के माइंड में ये यार कि इस तरह कर लेते हैं कि जी इन दोनों को कर लेते हैं और फिर जो है वो इस तरह कर लेते हैं, गलत। ये सारे कॉम्बिनेशन गलत है, क्योंकि आपने मैक्सिमम का ग्रुप बनाना है। 4 का बन रहा है, 2 का नहीं बनेगा, 8 का बन रहा है तो 6 का नहीं बनेगा, या 6 का तो खैर नहीं बनता, 4 का नहीं बनेगा। इस चीज का ख्याल रखना है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर बेटा जी, कि यहाँ पर हम मार्क करेंगे मैक्सिमम का ग्रुप। मैक्सिमम ग्रुप जो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, एक ये आप रखेंगे और एक ये आप रखेंगे। सही है, ये मैक्सिमम का आपके पास ग्रुप होगा। ग्रुप क्यों करना है, ग्रुप इसलिए करना है क्योंकि इन्होंने कहा है कि लूप बना लें, ग्रुप बनाने के बाद तो ग्रुप भी बनेगा, लूप भी बनेगा।
राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर एज सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं इसमें ना बच्चों को जो बताता हूँ लॉजिक, वो ये बताता हूँ कि मैंने जो क्लास में बताया आप लोगों को कॉलेजेस के अंदर, मैंने ये बताया था कि यार हर बॉक्स की वैल्यू को अलग अलग लिख लो। जैसे एक तो ये हो गया ना आपके बबल के, मुझे गलत मैंने किया, मैंने जो है ना वो अलग अलग कलर से करना था। एक ये कलर हो गया, यानी कि एक ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है जी। दूसरा ग्रुप ये ले लो सर, सही है। एक ग्रीन वाला हो गया और एक जो है वो ये रेड वाला हो गया। अच्छा, एक तो इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि रेड के अंदर असल में निकालना सिंप्लीफाइड है ना। रेड के अंदर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी जो रेड का आपने ग्रुप बनाया है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो तमाम जगहों पे है। इसका मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। बुक में इस तरह नहीं होता, बुक में तो वो सिंप्लीफाई करवाता है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इसका जो है ना वो एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जो कि आप विदाउट वर्किंग आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई निकाल लोगे। तो यहाँ पर आप देखो तो वेरिएबल बी से सी बार हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि सी इस कॉलम में तो है, इस कॉलम में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। बी है, हाँ भाई बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या ए है यहाँ पर? नहीं। क्या ए बार सब में है? नहीं। ए बार जो है वो यहाँ पर है और ए नीचे है, तो कॉमन क्या हुआ? बी। रेड वाला जो है वो क्या आ गया आपका? ये आ गया बी। प्लस आप क्या निकालना है सर? ग्रीन वाले को सॉल्व करना है। ग्रीन वाले में देखो बेटा जी, बी यहाँ पर भी है, लेकिन क्या इस कॉलम में बी है? नहीं यार, बी बार हो गया ये तो। लेकिन सी बार यहाँ पर भी है और सी बार यहाँ पर भी है, तो सी बार आइडेंटिफाई हो गया। क्या इसके साथ ए बार की वैल्यू लाई कर रही है चारों जगहों पे? नहीं। ए बार यहाँ यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पर तो ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा कॉमन है? सी बार कॉमन है। सो दिस इज द आंसर, जो कि आप बहुत एक लाइन के अंदर आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो, बी प्लस सी बार। दैट्स इट, जिंदगी आसान। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपके लिए कोई मसला नहीं है, सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसका सिंप्लीफाइड तरीका क्या था। रेड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। रेड वाले के सारे बॉक्सेस की वैल्यूज लिख लो, ए बार बी और सी, यही वैल्यू है इसकी। इसकी वैल्यू देखो, ए बी सी बार, प्लस इसकी क्या वैल्यू है भाई? ए बी और सी। इसकी वैल्यू क्या है? ए बी और सी बार। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दो। एक तरीका ये भी होता है कि कॉमन रख के सॉल्व कर लेते हैं। चलो कॉमन निकाल लो एक तरीका। दूसरा तरीका कैंसिल वाला होता है। कैंसिल वाला मैंने सिखाया था बच्चों को। तो ए बार से ए चला गया, इस ए से मैंने कोई गलती की है। ए बार दो होने चाहिए थे, हमने ये सही लिखा है। हमने सेकंड वर्क लिखा है ये वाला। अच्छा, ए बार लिखना है या मैं भूल गया। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? ए बार बी और सी बार, ठीक है। अब चलें सर, इस ए बार से ए गया, इस ए बार से इस ए, सी से ये सी बार चला गया, ये सी से सी बार चला गया। कॉमन सब में क्या बचा बेटा? अल्टीमेटली बच गया आपके पास ए, बी बच गया। अब बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी हजार दफा बी हो तो बी ही होता है। आप रूल पढ़ के आ चुके हो, मैंने क्लास में पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो ये वही रूल है। सही है बेटा जी, तो यहाँ तक हमारी बात समझ आ गई। इसी तरीके से सेकंड वाला भी आप निकाल लेंगे। मैं नहीं कर रहा सॉल्व, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर हम मूव कर लें, ठीक है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। अब बेटा हमसे पूछ रहा है कि आउटलाइन व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट एक्सिस मेथड एज अ मेथड ऑफ फाइल एक्सिस। हमें जो है वो आंसर करना है कि डायरेक्ट एक्सिस मेथड क्या होता है। डायरेक्ट एक्सिस मेथड में अगर आपको याद हो कि दो तरह की चीज़ें जो है ना वो आप यूज़ करते हैं।
दो तरह के जो है वो मेथड आप यूज़ करते हैं इसके अंदर। हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है, कीवर्ड है ये, लिखना है आपने लाजमी डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड जब आप सेव कर रहे होते हो तो रैंडम जो हम यूज़ करते हैं, हमने तीन पढ़े थे ना, सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम, ठीक है। तो रैंडम के अंदर हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है। तो एक तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाय डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड में ये होता है कि जो भी रिकॉर्ड होता है वो हम बाकी रीड नहीं करते, बस डायरेक्ट उसी डाटा को रीड कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। यानी कि सीरियल में नहीं जाते ना वन बाय वन। एक हमने पढ़ा था सीरियल एक्सेस मेथड और एक है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड में डायरेक्टली उस डाटा को हम क्या कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। तो ये लॉजिक इसमें आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले जो आप पॉइंट को इसमें अपने पास मेंशन कर सकते हैं वो यही लिखेंगे यहाँ पे कि इन डायरेक्ट एक्सेस मेथड, इन डायरेक्ट एक्सेस मेथड a record to be found in a file विदाउट अदर, क्योंकि सीरियल में यही होता है कि वन बाय वन चलता है, तो यही बात आप यहाँ पे लिख रहे हो, इन अ फाइल विदाउट रिकॉर्ड्स बीइंग रीड। अदर रिकॉर्ड जो है वो हमें रीड करने की जरूरत नहीं होती। सही है बेटा, तो पार्ट नंबर वन ये हो गया। सेकेंड पार्ट आप ये बताएंगे कि इसके अंदर की फील्ड को यूज करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड जो सर्च किया जाता है वो हम ऐसे ही सर्च करते हैं। तो रिकॉर्ड्स आर फाउंड बाय यूजिंग द की। ठीक है जी। अब आ जाए नेक्स्ट, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डायरेक्ट एक्सेस इज यूज टू एलोकेट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंशियल फाइल एंड अ रैंडम फाइल। तो सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल तीन पढ़ी थी, सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सेस जो होता है वो सीक्वेंशियल के साथ भी काम करता है और रैंडम फाइल के साथ भी काम करता है। सीरियल फाइल एक्सेस जो होता है, ठीक है, वो सीरियल के साथ भी काम करता है और सीक्वेंशियल के साथ भी काम करता है। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो हमें बात करनी है सीक्वेंशियल के अंदर कि हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इंडेक्स वैल्यू को जो है वो रखते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये कहेंगे कि इन सीक्वेंशियल, बल्कि सीक्वेंशियल का वर्ड ही यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो हमारे पास मेंशन किया हुआ है। 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे देने हैं। तो एक पॉइंट तो आप इस पे ये लिखेंगे कि एन इंडेक्स ऑफ ऑल की फील्ड इज केप्ट। तो इंडेक्स वैल्यू जो होती है बेटा वो रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंशियल जो डाटा होता है उसको हम अपने हिसाब से किसी की फील्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट लिख देंगे कि जो की फील्ड्स होती हैं वो रखी जाती हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस इंडेक्स वैल्यू को सर्च करते हैं, जो भी टारगेट आपको चाहिए या जो भी फाइल आप सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने ये लिखना है कि इंडेक्स इज सर्च फॉर द एड्रेस of the file location where the target record is stored। जहां पर भी आपने रिकॉर्ड यानी जो आपको चाहिए टारगेट रिकॉर्ड मतलब यह सर्च रिकॉर्ड जो आपने स्टोर किया हुआ है।
सही है बेटा। अब आ जाए रैंडम फाइल पे। अच्छा, रैंडम फाइलिंग में क्या होता है सर, यहाँ पर जो है वो हमें, क्योंकि डेफिनेटली रैंडमली रिकॉर्ड जब सेव होता है तो वो हैश एल्गोरिथम के थ्रू सेव होता है। तो यहाँ पर जो आपने टर्म यूज करनी है वो यही यूज करनी है कि हैश एल्गोरिथम, ये कीवर्ड होगा आपका, ठीक है। ये लाजमी लिखना है आप, कि हैशिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड ऑन द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। अब इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना होता है मेमोरी लोकेशन जहाँ पे भी टारगेट रिकॉर्ड जो है वो एक्सपेक्टेड होता है कि हमने स्टोर किया हुआ है, तो हैशिंग एल्गोरिथम ही बेसिकली क्या करता है, वो की फील्ड वैल्यू निकाल के या जनरेट करके हमें देता है। तो यहाँ पर आप यही बात मेंशन करेंगे। टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द टारगेट रिकॉर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टोर्ड। सही है बेटा। तो ये पॉइंट जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि रैंडम फाइलिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो एक की फील्ड जो जनरेट करवानी होती है वो हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट करवानी होती है। सही है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इसके अंदर ये देखें, आपने देखा होगा 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स। लेट्स सी यहाँ पर इन्होंने कितने मार्क्स दिए, 4 और 4 8। बस 8 मार्क्स का जो है वो सूडो कोड इन्होंने हमें दिया है। तो कभी-कभी ज़्यादा नंबर का भी आ जाता है, कभी-कभी कम का भी आता है, लेकिन मैंने देखा है कि 10-15 से ज़्यादा नहीं आया है। तो आपको P3 के अंदर ये याद रखना है कि P3 जो है वो आपका सूडो कोड आता ज़रूर है लेकिन, तो आप बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं जाइएगा। अब जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कंप्लीट द सूडो कोड टू फाइंड एन आइटम इन अ 1D एरे वेजेस ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि ये जो हमारे पास वेजेस है ये क्या है सर, ये एक एरे का नाम है और इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। और हमने अप्लाई क्या करना है सर, लीनियर सर्च अप्लाई करना है। ठीक है, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर इन्होंने हमें डिटेल में दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दी इन्होंने, ये सब डिक्लेरेशन हो गई। टॉप ऑफ द लिस्ट 1 कर दिया, एंड ऑफ द लिस्ट 50,000, क्योंकि एरे की रेंज क्या है, 50,000 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि एंटर द नेम ऑफ द आइटम यू विश टू फाइंड। तो जो यूजर जो है वो इनपुट कर रहा है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर टू फाइंड के वेरिएबल में चला गया। अब यहाँ पर देखें तो जनाब, हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जब यूज़र ने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद यहाँ पर ऐसा क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए। तो नॉट इन द लिस्ट को आपने फॉल्स रखा हुआ है, काउंट को आपने क्या कर दिया, टॉप ऑफ लिस्ट कर दिया, ओके। अच्छा, चलें, अगर आपको याद नहीं भी आ रहा तो उसको आप छोड़ दें, रट्टा तो लगाया नहीं है, तो पढ़ के समझेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। ये लीनियर सर्च है तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि दो पॉसिबिलिटी होती है लीनियर सर्च की। एक तो सिंपल होता है, सिंपल में ये होता है कि तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट होंगी, तो वैल्यू जो होगी आपके, जो भी आप लूप चला रहे हो, यहाँ पर लूप की वैल्यू प्लस हो रही होगी, कोई ना कोई यहाँ पर लूप का वेरिएबल होगा। ये रहा काउंटर प्लस वन। तो काउंटर प्लस वन जो है ना, इसका मतलब ये लूप का वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काउंटर की वैल्यू होगी, और ये बेटा कहाँ तक चलेगा, जब तक ये हमारे पास जो है वो काउंटर छोटा है या बराबर नहीं हो जाता, किसके भाई, कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर हो, और वो ये रहा एंड ऑफ लिस्ट।
लूप कब तक चलता है लीनियर सर्च के अंदर? जब तक लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन एंड लगा हुआ बीच में, इसका मतलब ये एफिशिएंट लीनियर सर्च है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो दो सिचुएशन होंगी। लूप चलने वाली कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि लूप कब चलेगा? जब काउंटर लेसर होगा एंड ऑफ द लिस्ट से, 50,000 से कम होंगी। सही है, अभी पूरे वैल्यू कंपेयर नहीं हुई। और साथ साथ एंड साथ साथ जो फाउंड का वेरिएबल है वो फॉल्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही सिचुएशन लिखोगे। ठीक है, तो काउंटर की जो वैल्यू है वो लेसर देन इज इक्वल टू नहीं हो जाती किसके सर? एंड ऑफ लिस्ट के। और साथ 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 आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर कि जो आपका फाउंड का वेरिएबल है, अब फाउंड का वेरिएबल यहाँ पर किसके बराबर है? फॉल्स के बराबर है। ठीक है, अब इफ का चेक आ गया, डेफिनेटली ट्रू कब होता है फाउंड? जब वैल्यू मिल जाती है। तो एरे का नाम क्या है सर यहाँ पर? वेजेस। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एरे का नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सही है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है सर, आप एरे का नाम लिख दें यहाँ पर। ठीक है, और ये बेटा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये बराबर नहीं हो जाता किसके? टू फाइंड के। और फिर उसके बाद आपने ये देखा यहाँ पे कि नॉट इन द लिस्ट को इन्होंने ट्रू कर दिया। नॉट इन द लिस्ट को ट्रू कब करेंगे भाई? जब फाइंड जो है वो हमारा, अच्छा ये इन्होंने जो है ना वो एक अपनी कोई लॉजिक बनाई है यहाँ पे। और वो ये बनाई है कि नॉट इन द लिस्ट को हम जो है वो ट्रू कर देंगे अगर जो है वो फाउंड का वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो और काउंटर जो है ना वो बड़ा हो जाए। दो ही सिचुएशन हो सकती है ना। नॉट इन द लिस्ट एक एक एक्स्ट्रा इन्होंने वेरिएबल बनाया है, समझ लें कि आपको ये कंफ्यूज करने के लिए, या हो सकता है आगे इसकी जरूरत हो। तो नॉट इन द लिस्ट ट्रू कब होगा? दो ही सिचुएशन, एक ही सिचुएशन हो सकती है, बल्कि दो सिचुएशन हो सकती हैं कि फाउंड जो है वो फॉल्स हो और जो काउंटर है वो ग्रेटर हो जाए किससे? एंड ऑफ द लिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, सो दैट्स हाउ इट इज। ये जो है वो आपका इसका आंसर आ गया। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कंपेयर द मेथड यूज्ड बाय द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड एन आइटम इन एन एरे, रेफर टू बिग ओ नोटेशन इन योर आंसर। हमें क्या करना है? मेथड्स को कंपेयर करना है बेटा। कौन से मेथड्स कंपेयर करने हैं? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के मेथड्स को हमने जो है ना वो यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, और जो अगर एरे सर्च हो रही है तो बेसिकली जो यहाँ पर बात करनी है ना, हमने कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करनी है। ठीक है, रेफर टू बिग ओ नोटेशन इन योर आंसर। बिग ओ नोटेशंस आपने बतानी है। तो आप क्या करो, 4 मार्क्स के लिए ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। तो लीनियर सर्च की डिटेल बता दो, क्योंकि लीनियर सर्च कैसे काम करता है? लीनियर सर्च काम करता है लीनियर डायरेक्शन के अंदर, यानी वन बाय वन वो कंपैरिजंस करता है। ठीक है, जब तक मैच हमें नहीं मिल जाता। जबकि बाइनरी सर्च क्या करता है? मिड वैल्यू के थ्रू सर्च कर रहा होता है। तो अब आपको देखें, बिग ओ नोटेशन में तो 4 नंबर पूरे नहीं मिल सकते, वो तो एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं। लेकिन अब आप इसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी बताओगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो लीनियर सर्च के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं।
लीनियर सर्च जो है वो सिक्वेंशियली क्या करेगा सर, चेक करेगा। और ये एक एक एलिमेंट को चेक करता है, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है जी, पॉइंट नंबर वन हो गया ये। ऊपर चले जाएं पॉइंट नंबर टू के अंदर। पॉइंट नंबर टू के अंदर जो है वो आप ये लिख सकते हैं कि जब तक सर्च करता रहेगा, जब तक जो है वो आपका डाटा जो है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, चेक ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, साथ में ये भी लिख दें अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड। सही है बेटा, अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड, जब तक हमें एलिमेंट जो है वो नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाइनरी सर्च की थोड़ी सी डिटेल लिख देते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो क्या करता है बेटा, वो सर्च करता है मिड वैल्यू के साथ। तो बाइनरी सर्च फाइंड्स द मिड पॉइंट ऑफ एन एरे। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप इनकी डिटेल्स दे दें। वो डिटेल्स ये दे दें कि जी लीनियर सर्च जो होता है, क्योंकि लीनियरली सर्च करता है तो जितना एरे साइज होगा वो बिग ओ एन आ जाएगा। एन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे कि बिग ओ फॉर लीनियर सर्चेस और जो बिग ओ होगा किसका, वो बाइनरी सर्च का वो होता है लॉग टू एन। सही है। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये याद, हाँ भाई ये याद होना चाहिए आपको, कॉम्प्लेक्सिटी याद होगी जब भी तो आप करोगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आउटलाइन टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ अ वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन का बेटा बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई चीज़ कंपैटिबल नहीं है आपके सिस्टम के साथ तो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, या कॉस्ट आपने सेव करनी है तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो लिमिटेशन में आ जाएगा बेटा, इसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। और आप इसमें ये बताओगे, दो लिमिटेशंस हैं कि जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा आपको नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो आप यही पॉइंट जो है वो इसमें मेंशन करेंगे। तो लिख लेते हैं सर यहाँ पे जल्दी से। तो आप सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, एप्लीकेशंस दैट आर नॉट compatible with the host computer, they can be used or that can be run on the virtual machines। ठीक है,
तो वर्चुअल मशीन के ऊपर जो है वो आप एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो जी, जो कंपैटिबल नहीं हो तो आप उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट रन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा कॉस्ट जो है वो आपकी सेव हो जाती है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब यही है ना कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, या तो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा या हार्डवेयर। तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा कंप्यूटर खरीदने की या हार्डवेयर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि नो नीड टू बाय एक्स्ट्रा हार्डवेयर। सही है बेटा। अब आ जाएं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस में आपके पास बेटा ये होगा कि परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली आप जो है वो एक ऐसी चीज चला रहे हो जो कि किसी दूसरी लेयर के ऊपर वो काम कर रही है। तो मल्टीपल जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटीज आप उस पर ऐड ऑन कर रहे हो। तो एक तो सबसे पहली चीज तो आप याद कर लें, परफॉर्मेंस ऑफ द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट बी एज गुड ऑन अ वर्चुअल मशीन as it would be in its own compatible machine। अपनी जो मशीन के ऊपर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर होती है। सही है। एक ये आप कह सकते हैं जी, इसकी क्या होती है, ये लिमिटेशन होती है, ठीक है बेटा। फिर इसके अलावा बेटा वर्चुअल मशीन को जब आप बनाते हो, अगर आप सिस्टम कहीं पे वहीं पे ट्रेन कर रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सपेंसिव हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन हाउस बिल्डिंग वर्चुअल मशीन कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। सही है जी। अब आ जाएं नेक्स्ट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम रनिंग ऑन अ वर्चुअल मशीन। अच्छा, अब ये जो है वो पर्पस पूछ रहा है, या आप ये कह लीजिए कि ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये इसके बारे में ये हमसे जानना चाह रहा है। कि एक्सप्लेन कर दें कि जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल प्ले हो रहा होता है। तो डेफिनेटली गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन होता है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। सही है, ताकि वो वर्चुअल मशीन, डेफिनेटली वर्चुअल मशीन पे ही तो गेस्ट जो है वो रन करता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो आप इसका ये लिख सकते हैं कि गेस्ट ओएस रन्स विद इन दी होस्ट ऑपरेटिंग विद इन दी वर्चुअल मशीन। ठीक है, एक चीज तो ये होती है। फिर इसके अलावा जो वर्चुअल मशीन होती है
या जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम जब वर्चुअल मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो आप इस पे ये आप लिख सकते हो पॉइंट कि ये जो है वो बेसिकली हमें क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल प्रोवाइड्स कर रहे होते हैं, ठीक है। या आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। इट प्रोवाइड्स अ वर्चुअल यूजर इंटरफेस फॉर द एमुलेटेड सॉफ्टवेयर। यानी कि मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो जैसे एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करनी है। तो एंड्रॉइड की जब मैं डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे कैसे करूँगा? तो मुझे डेफिनेटली एक वर्चुअल मशीन के थ्रू ही ये काम करना पड़ेगा कि मैं जो है वो बेसिकली वो वर्चुअल मशीन का ही कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कनेक्ट होता है यहाँ पर, कि हम एक जो है वो एमुलेटर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। सही है। और उसका काम ये होता है कि जब हम कोड लिख के चलाते हैं तो वो एक डेफिनेटली एक इन्वायरमेंट रन करता है, और विंडोज़ के ऊपर ही एंड्रॉइड का जो इंटरफेस है वो रन होके हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये एक फीचर आप लिख सकते हो कि हमें जो है वो बेसिकली एक वर्चुअली इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा, वो होस्ट के अंडर होता है। होस्ट उसको क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, गेस्ट ओएस runs under the control of host operating system। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाए बेटा, ये डिक्लेरेटिव बड़ा ज़रूरी है, ज़्यादातर बच्चों को इसी में ही जो है वो मसला होता है। देखें जी, डिक्लेरेटिव में हमसे इन्होंने जो बात की है, पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड टू अलाउ क्लाइंट टू चूज डेली एक्टिविटीज एट द बीच। ओके, साथ साथ इन्होंने कुछ डेली एक्टिविटीज बेटा हमें यहाँ पर बताई हुई हैं। एक्टिविटी 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 तक हमें क्या कर दी इन्होंने, डेली एक्टिविटीज बता दी। अच्छा, उसके बाद फर्दर वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है सर, फर्दर हमसे वो क्या करवाना चाह रहा है, फर्दर बता रहा है कि क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के बारे में बताया हुआ है इसने यहाँ पर। फिर उनकी चॉइसेस बताई हुई हैं, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने जो जो काम किया है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। जो डेली एक्टिविटीज परफॉर्म की होंगी वो इन्होंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बात को जो है वो हम आगे लेके चलते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो क्लॉज हमारे पास मेंशन है जैसे 1 है, तो ये एक एक्टिविटी है। 6, ये क्लाइंट ये एक्टिविटी कर रहा है। 16 पे हम बता रहे हैं कि इसने जो है ना ये सिलेक्ट किया है, जैसे रोइंग सिलेक्ट किया है। और 22 के ऊपर ये बता रहे हैं कि ये इसने ये एक्टिविटी कर ली है, ठीक है। नाम के साथ, क्लाइंट के नाम के साथ बता रहा है। तो फर्स्ट जो क्लॉज है, शुरू के जो 5 क्लॉजेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट की है। अगर आप ऊपर देखें ना तो यहाँ पर हमसे यही बात कर रहा है। फिर आगे चले जाएंगे, कौन से क्लाइंट ने जो है वो, मतलब क्लाइंट के जो नेम्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहे हैं 16, यानी 15 तक तो हमने क्लाइंट के नाम रख लिए। 16 से हम ये बता रहे हैं कि पीटर ने जो है ना वो क्या सिलेक्ट किया है जी, उसने ये रोइंग सिलेक्ट की है। तो ये चॉइस में चली गई, पीटर, पेट्रो, इसने रोइंग सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। एरिक, सेलिंग। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। फिर जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है वो लिख दी है नीचे। अब हमसे कह रहे हैं कि जैन इज अ क्लाइंट हु वुड लाइक टू चूज एक्टिविटी सर्फिंग, और उसके साथ उन्होंने सेलिंग कर ली। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लाइन नंबर 25 26 27 28 ऐड करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ क्या यूज करेंगे सर, क्लाइंट, नाम क्या है सर, जैन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है सर, कि इन्होंने जो एक्टिविटी सेलेक्ट की है, तो पहले तो क्लाइंट का नाम बता दिया।
फिर एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सर्फिंग। फिर उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, इन्होंने कौन सी एक्टिविटी कर ली है? इन्होंने जो है वो आ, साथ साथ डॉट भी लगाते रहिएगा। इन्होंने जो एक्टिविटी कर ली है वो कर ली है सर सेलिंग, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे डन के साथ। उसमें क्लाइंट का नाम आ जाएगा, साथ साथ एक्टिविटी आ जाएगी। और जो इन्होंने सिलेक्ट किया है, जैन ने वो सर्फिंग सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पर आप बताएंगे चॉइस। सही है जनाब। अब आगे चलें। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें इन्होंने कहा है कि जी यूजिंग द वेरिएबल लिस्ट, लिस्ट जो है वो वेरिएबल है। अब चॉइस में जब इन्होंने ये लिख दिया ये वेरिएबल है और रोइंग है, तो जहां जहां रोइंग है उसकी वैल्यूज इस लिस्ट वेरिएबल में चली जाएगी। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, पेट्रो एलिजा। फिर इसी तरीके से इन्होंने लिखा लिस्ट सेलिंग। अब सेलिंग देखें कहाँ कहाँ सिलेक्ट हुआ हुआ है और उसके बाद उनके नाम लिख दें आप। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 2, तो ये दोनों नेम जो है वो हमारे पास यहाँ पर, बल्कि और भी है एक जगह पे। 1 2 3, हेनरी भी तो है, तो यहाँ पे बेटा 3 नेम्स आ जाएंगे। सही है जी। अब ये एक अच्छा सवाल इन्होंने दिया हुआ है, ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल सवाल है, ये दूसरे वाले ईयर में भी आया हुआ था, मैंने करवाया था क्लास में। कह रहा है सी इज अ क्लाइंट हु वुड लाइक टू चूज ए इफ ए इज एन एक्टिविटी एंड सी हैज नॉट ऑलरेडी डन ए। तो ये जैसे हम इफ की कंडीशन लिखते हैं ना कोडिंग के अंदर, ये उसी टाइप की चीज है। तो यहाँ हमने रूल डिफाइन करना है। मैं चूज अंडरस्कोर एक्टिविटी सी और ए दिया हुआ है। सही है। अब ये कैसे आप यहाँ पर इफ की कंडीशन को मेंशन करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो इफ के साथ क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्लाइंट सी। ठीक है, क्लाइंट सी बोला है ना इसने, और इसने जो है वो साथ साथ क्या किया है, इन्होंने कहा है कि सी इज अ क्लाइंट, तो ये बात कवर हो गई। वुड लाइक टू चूज ए इफ ए इज एन एक्टिविटी। तो अब क्या कर रहा है सर, ये एक्टिविटी क्या सिलेक्ट कर रहा है, ए सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है। एंड सी हैज नॉट ऑलरेडी डन ए, और सी यानी क्लाइंट ने जो है वो एक्टिविटी अभी डन नहीं की है, तो डन के साथ आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे पहले तो, नॉट डन। सी ने जो है वो ए वाली एक्टिविटी नहीं की है। सही है बेटा, तो ये आपके पास जो है देखेंगे 4 मार्क्स का ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए जनाब। लास्ट जो पॉइंट है उसमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन रिलेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको मालूम होनी चाहिए सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज के अंदर पैटर्न फाइंड करना होता है, सुपरवाइज के अंदर हम जो है वो डाटा प्रोवाइड करते हैं। कौन सा डाटा प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास नोन डाटा होता है। ठीक है, जो कि हमें पहले से चीज़ें क्लियर होती हैं, डिफाइन की हुई होती हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो मशीन होती है वो क्या करती है, वो फीडबैक के ऊपर यानी कि रिवॉर्ड के ऊपर अंडरस्टैंड करती है। जैसे होता है ना कि सर्च इंजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
तो ये एआई के अंदर इसका क्या रिलेशन है? तो इंसान भी तो ऐसे ही करता है। हम बहुत सारे पैटर्न है, आपको क्या पता, कुछ बच्चे कहते हैं ना सर बगैर पढ़े रिजल्ट आ गया। तो भाई वो उन्होंने एक टेस्ट एंड रन किया है ना, और अगर नहीं होता फिर, तो ये चीज़ ओ लेवल्स में तो चलो चल जाती है, ए लेवल्स में नहीं चलती। ए2 के अंदर आपने, एएस के अंदर आपने देख लिया होगा। सो दिस इज द रीजन कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो इंसान भी कर रहा होता है, और ये एआई के अंदर बिल्कुल कनेक्टेड है। क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये होगा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होगी, फीडबैक मिलेगा, जो गलती करोगे उसकी बेस के ऊपर आपने अपने आप को करेक्शन उसके अंदर करनी है, ठीक है, जो भी आप एक्शन जो है वो परफॉर्म करोगे। सो आप ये लिख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज बेस्ड ऑन द फीडबैक। ठीक है, तो एक पॉइंट तो बेटा आपका आ जाएगा कि ये बेस कर रही होती है इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जब कभी भी हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं बेटा, तो जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो अपने इन्वायरमेंट को देख के परफॉर्म किया जाता है, और फिर रिजल्ट जो है वो उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो अगर अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा जो है वो फीडबैक मिलेगा, गलत काम करेंगे तो उसका गलत फीडबैक मिलेगा, और वो उसके अपने अपने पास नेगेटिव फीडबैक को वो नोट कर लेता है, ठीक है। ठीक है, तो आप ये लिख दें कि ईच एक्शन गेट्स फीडबैक, ठीक है। फॉर गुड एक्शन gets positive feedback, ठीक है जी। और अगर आप जो है वो नेगेटिव करते हैं तो उसका नेगेटिव का फीडबैक का यहाँ वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप साथ में ये भी लिख दें कि हम एआई की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने कोई मशीन की बात नहीं की है। एजेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा फीडबैक की बेस के ऊपर। जैसे आपने कोई काम किया, आपका गलत हो गया काम, तो आपने लर्न कर लिया ना। तो एआई यही है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप मशीन के अंदर क्रिएट कर दो। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर लेबल डाटा नहीं होता हमारे पास, ठीक है। जबकि जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसे हम नाम देते हैं, जिसे हम बहुत कॉमनली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, तो उसके अंदर तो हम देते हैं, यहाँ पे नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल देंगे कि एजेंट लर्न्स, यानी कि जो ये लर्निंग होगी, ठीक है, लर्निंग ऑटोमेटिकली यूजिंग फीडबैक विदाउट द लेबल डाटा। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो हमारा पेपर हो गया है कंप्लीट। सो होपफुली यहाँ तक जो है वो चीज़ें आपको हो गई होंगी क्लियर। अगेन इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से इसे सॉल्व करें, इसको अंडरस्टैंड करें, जहाँ इशू है उसको याद करें, क्योंकि टाइम अभी भी हमारे पास है, बाकी भी आपके और पेपर चल रहे होंगे। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर 4 के भी इसी तरीके से ईयरली सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। गिटहब के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने कोड अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप जाके कोड्स देख लीजिए, ताकि आपकी वहां से भी प्रैक्टिस होती रहे, आपको डायरेक्ट मार्किंग स्कीम ढूंढनी नहीं पड़े, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि इज इट इम्पैक्टफुल, इज इट अ गुड ऑप्शन कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा पेपर 3 सॉल्व करवाया है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है।
अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई पेपर आपने स्पेसिफिकली सॉल्व करवाना है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चलें, आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।